अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN डिजिटल और मैं हूं उमर बशीर। फ़र्स्ट लुक, फ़र्स्ट लॉक एंड फ़र्स्ट शूट, ये वो तकनीकी सलाहियत है जो J10 सीरीज़ के ज़रिए पाकिस्तान ने चाइना से हासिल की और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अब नवंबर में या अक्टूबर या नवंबर में भारत के बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे उस इलेक्शन तक इंडिया में या जो हिंदू सेंटीमेंट रखने वाले लोग हैं उनको उभारने के लिए, ताकि वो इलेक्शन जीत सके, वो दोबारा कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी उमर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर वेलकम। सर मेरा सवाल ये है कि अब कहा यह जा रहा है कि अगर बिहार के इलेक्शन से पहले इंडिया रीइंफोर्समेंट करता है और कुछ नई टेक्नोलॉजीज एक्वायर करता है, क्या वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? देखिए उमर, इसके अंदर ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि जो वॉर मशीन्स होती हैं, ये कॉम्बैट जहाज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज होते हैं, ये रातों रात डेवलप नहीं किए जा सकते। ये ऐसा नहीं होता कि ये कोई रेफ्रिजरेशन है या एक एयर कंडीशनर आपने घर में लगाना है तो आप कहेंगे आज एसी आएगा, कल से कूलिंग शुरू हो जाएगी। ये फाइटर जहाज होते हैं और ये बड़ी सीरियस मशीनरी होती है जिसको आपने सिर्फ उड़ाना नहीं होता, आपने इंटीग्रेट करना होता है, उनकी नेटवर्किंग करनी होती है, उनको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में एम्प्लॉय करना होता है, उसमें गलतियां सीखनी होती हैं, तब जाकर ये होता है। राफेल आपके सामने है जो हिंदुस्तान का तकरीबन 5.25 साल पहले इंडक्ट हुआ था और हमने तकरीबन 3.25 साल पहले J10C इंडक्ट किया पाक फिजाइया ने। हमने उससे कहीं ज्यादा ऑपरेशनल डे एंड नाइट ना सिर्फ किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन के 6 जहाज भी मारे। तो ये सब कुछ आपके सामने है। ये इस नॉट ओनली इंडक्शन। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर तक हिंदुस्तान को जो जो हजीमत उठानी पड़ी है, जो इतना नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली भी हुआ है, मिलिटरीली भी हुआ है, हर डिप्लोमेटिक भी हुआ है, हर फ्रंट पर उनका जो नुकसान हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी कम बैक करेंगे। मिस एडवेंचर होना और चीज है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लेना एक और चीज है, एक सिंपथी टेम्पररी क्रिएट कर लेना या ले लेना लोगों की नजर में एक और चीज है। लेकिन बेस करके इतना मैसिव कोई ऑपरेशन किया जाए जिससे हमदर्दी लॉन्ग टर्म में कुछ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाए, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जब भी आप जंग लॉन्च करते हैं तो आप एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। आपने नोट किया होगा वो हमें सबक सिखाना चाहते थे कि ये जो दहशतगर्दी सो कॉल्ड पाकिस्तान करता है, अब नो मोर टॉलरेंस टू दिस। आया अचीव हुआ खत्म होने के बाद या कुछ और उल्टा उनके गले पड़ गई बात। तो ये चीज साबित करती है कि सिर्फ ख्वाहिश कर लेने से चीजों के कुछ नहीं होता। 2019 में अभिनंदन ने ख्वाहिश की थी कि अगर हमारे पास राफेल होते, 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं, आज भी देख लें, राफेल को उन्होंने कोई प्राइड नहीं है, उनके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, राफेल में तो कोई मसला नहीं है जी। राइट सर। सर ये एक कहा ये जा रहा है, अगर हम राफेल का और J10C का कंपैरिजन करें, आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें आपने कहा था कि उसकी रेंज जो मिसाइल की है PL गालबन 15 या 21 यूज़ कर रहे हैं हम J10Cs पे, उसकी रेंज जो है और उसका जो रेडार सिस्टम है उसकी वजह से हमने इस टेक्नोलॉजी को मात दी। अब इंडिया अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक्वायर करता है तो व्हाट आर द ऑप्शंस? पाकिस्तान के पास क्या है? जो हमारा एडवांटेज था, जो जिसको आप रेफर कर रहे हैं, फर्स्ट लुक लॉक एंड शूट कैपेबिलिटी, वो J10 से आया था। आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि जब राफेल की ख्वाहिश की थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, तो उनकी ख्वाहिश इसलिए थी कि इस जहाज का जो रेडार है वो तकरीबन 150 किलोमीटर तक देख सकता है दुश्मन को, और इतनी ही दूर उनका मिटियोर मिसाइल है जो 150 किलोमीटर तक शूट कर सकता है। उस वक्त पाकिस्तान में 2019 में हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी, जो हमारे F-16 है उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं थी उनके पास, जो मिसाइल लगे हुए हैं। तो वो एक एडवांटेज लेना चाहते थे। पाक फिजाइया के जाहिर है हमेशा से हम टेक्नोलॉजी इंटेंसिव रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में खास तौर पे मौजूदा सरबराह पाक फिजाइया के इन्होंने बड़ी एग्रेसिवली इंडक्शन की हैं। हमने पिछले 5 सालों में तकरीबन 19 इंडक्शन की हैं पाक फिजाइया के अंदर, 4.5-5 साल के अंदर। 19 इंडक्शन का मतलब है J10C एक इंडक्शन है और इस तरह की 18 और सिस्टम हमने इंडक्ट किए हैं। अच्छा। तो इसको इंडक्ट करने का मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान के राफेल हैं जिसकी उनको एडवांटेज हो गई थी तकरीबन 150 किलोमीटर शूट करने की, वो हमने वापस रीगेन की है, क्योंकि हमारा J10C जो जहाज है इसके रेडार की जो रेंज है देखने की वो 200 से 250 किलोमीटर के दरमियान है। इसी तरह जो PL-15 मिसाइल इस पर लगा है उसकी रेंज भी 200 किलोमीटर प्लस है, और वही हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ी खूबसूरती से कह लें या बड़े टैक्टफुली उसको एम्प्लॉय किया है, जिसके वजह से उनका नुकसान हुआ। कमिंग बैक टू योर राफेल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो आपने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ले ले, देखिए हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया हुआ है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, फंड्स रिलीज हैं, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है वहां पर,
एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी, ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन प्रोसेस में अर्जेंसी नहीं होती उनकी। 2025 फरवरी का एक इंटरव्यू देखें एपी सिंह जो इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं, और फिर 30 मई यानी हमारे कॉम्बैट होने के बाद 2025 का इंटरव्यू दोबारा एपी सिंह का सुने, 6 जहाज लूज करने के बाद वो ये कहते हैं कि जब हम साइन कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज का, जहाजों का, तो हमें सिग्नेचर करते वक्त पता होता है कि ये डिलीवर नहीं होना टाइम पे, फिर भी हम साइन कर देते हैं। ये एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी है। पाक फजाइया में ऐसी मैंने कोई चीज नहीं देखी, चीजें प्रॉम्प्टली हैं, डिसीजन मेकिंग टाइम पर होते हैं, परसुएशन की जाती है, इंडक्शन फास्टर देन एनीबडी। चाइनीज भी तो नहीं कर रहे थे कि हम J-10C को इतनी जल्दी इंडक्ट करके ऑपरेशनलाइज कर लेंगे, वो भी डे एंड नाइट दोनों। तो ये तो ऑपरेशन सारा रात को हुआ है, आपने खुद ही महारत देख ली अल्हम्दुलिल्लाह पायलट्स की और हमारे जो क्रू थे सारे के सारे। तो स्टेल्थ कहना आसान है, स्टेल्थ इंडक्ट करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज उसको आपने इंटीग्रेट करना होता है, और खरीदना और उसको इंडक्ट करना और एम्प्लॉयमेंट करना ये 6 महीने की बात नहीं होती, ये कई सालों की बात होती है। अच्छा सर, ये जो इंडियंस अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये कितने टाइम तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं? पाकिस्तान को उस वक्त तक मतलब चाइना से एक्वायर कर सकता है? आपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जो है J-17 को इम्प्रूव कर रहे हैं, और जिस तरह उसके ऊपर मिसाइल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उसी तरह मुमकिन तौर पे हम उस कंपैरिजन तक ले जाएं। इज़ इट पॉसिबल? देखिए, हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मंथ्स जो लेटेस्ट है, जो पहला जहाज था वो ब्लॉक 1 था, फिर 2 आया, अब 3 आया, 3 लेटेस्ट है। जिसको आप रेफर कर रहे हैं वो है वही आईसा रेडार जो J-10C में लगा हुआ है, वही हमने मॉडिफाई किया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। और जिस PL-15 की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो इस पर भी इंस्टॉल होता है, ये जहाज भी कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब है हमने इसको J-10 के करीब ले आए हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट करके। ये एक मॉडर्नाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब कमिंग बैक टू इंडियन, जो आप कह रहे हैं मॉडर्न बनाने वाले हैं, उन्होंने एक जहाज लॉन्च करने का प्लान किया, सिर्फ अनाउंस किया, उसका नाम है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया करना चाह रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि पहले हमारी कंपनी जो तेजस बना रही थी, जो हमारा इंडिजीनियस उनका है, JF-17 थंडर के मुकाबले में जहाज उनका है, जो 40 साल में मुश्किल से 40 जहाज बने हैं, और उन्होंने सिर्फ 1985 में ये आइडिया कंसीव किया था, और आज सिर्फ 40 जहाजों में से भी एक ने भी हमारे खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लिया, तेजस ने। जबकि हमने 1985 के बाद 1995 में 10 साल बाद हमने JF-17 थंडर बनाने का सोचा, जिसको 30 साल हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 से ज्यादा जहाजों ने पार्टिसिपेट किया इस जंग में पाक फजाइया की तरफ से, जो 30 साल पहले हमने प्रोजेक्ट किया था। उनका प्रोजेक्ट तेजस भी बहुत लेट है, बिहाइंड शेड्यूल है। वो बना रही थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL कंपनी है जो उनकी बनाती है। ठीक है। उससे मायूस होकर इस दफा उन्होंने नई कंपनी को भी इंडक्ट किया, बीच में हिंदुस्तान की एक और है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसको भी इंडक्ट किया, वो मिलकर जहाज बनाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एमका हो या स्टेल्थ हो, वो 20-25 साल से पहले हिंदुस्तान बना पाएगा, जितना उनका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है या स्लो है प्रोसेस उनका मूविंग फॉरवर्ड का। तेजस की मिसाल मैंने दे दी है, वो तकरीबन श्रीलंका के बॉर्डर के पास उड़ाते रहे पूरी जंग के दौरान, और उन्हें जंग में लाने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि वो ऑपरेशनली रेडी नहीं था। तो ये मैं कोई ये पैसिमिस्ट नहीं हूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, इसीलिए मैं अपना तर्जिया पेश कर रहा हूं कि मेरा नहीं ख्याल 5-7 साल में या 10 साल में वो इतनी जल्दी ये जहाज ला सकेंगे। राइट सर, इसी हवाले से लास्ट क्वेश्चन है, देन वी विल मूव ऑन टू ईरान इसराइल। अभी जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू में, बल्कि एक टॉक थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जानिब से ये रिक्वेस्ट, JD वैंस ने गालिबन फ़ोन किया मोदी को, और जयशंकर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब फ़ोन आया, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जानिब से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सीज़ फायर कर दिया जाए या सीज़ फायर करना चाहिए। डू यू बिलीव दैट? शंकर साहब कह रहे हैं ना, जिस दिन वैंस कहेंगे ना उस दिन मैं मानूंगा, या जिस दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान पहले आई थी मेरे पास। जिस तरह के ओपन टॉक करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, थोड़े दिन में आपको मेरा ख्याल है ये खुद कंफर्म हो जाएगा, वो खुद ही कह देंगे कि पहले कौन गया था। और हमने मैं पिछले इंटरव्यूज में सीरीज में कहता है इतने दिनों से, देखिए जंग में पाक फिजाइया ने खास तौर पर मुसल्लह अफवाज ने ओवरऑल जो 7 तारीख की सुबह को किया था 6-0, और फिर 10 तारीख की सुबह जितनी टनेज फेंकी थी, वो हमने उनको एक कॉस्ट इम्पोज की थी। जंग में अगर आप एक कॉस्ट की उसकी हैसियत से बढ़ा दें, तो मैं उसको कहता हूं प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना, इतनी ज्यादा कीमत मांगना जो वो दुश्मन दे ना सके। हमने 10 तारीख की सुबह ये किया था, और ये वक्त साबित करेगा, हिस्ट्री साबित कर देगी, लीडर अभी मौजूद है दुनिया में जो कहेंगे कि हिंदुस्तान, जयशंकर तो खुद वो तो कहेंगे कि हमने इतना कुछ कर लिया अचीव कि हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर कर लिया था तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा।
आपके बस में अगर था तो कंटिन्यू रखते आप कहते हैं सस्पेंड हुआ है, तो सस्पेंड भी क्यों किया? इसको रिलेट कर लें उनके सीडीएस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अनिल साहब थे, नील चौहान साहब ने क्या कहा? वो कहते हैं हमें 6-7 तारीख को पता लगा हमारे कुछ टैक्टिक्स ठीक नहीं है, हमने फिर इंप्रूव किया, 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड की और फिर हम दोबारा कम बैक किया। उमर साहब आप बताइए कौन सी दुनिया की एयरफोर्स है? अफ्रीका के छोटे से छोटे मुल्क की एयरफोर्स भी फाइटर जहाज इसलिए नहीं खरीदती है कि जंग के दिनों में ग्राउंड कर दिए जाए, पहली बात। सही बात। और आप इतना बड़ा मुल्क होकर पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स के मुकाबले में आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट पिछले 40 सालों से कॉम्बैट रेडी है, उसके साथ आप कर रहे हैं और आप उसके साथ टैक्टिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं हमारे साथ। टैक्टिक्स इंप्रूव होते हैं पीस टाइम के अंदर, टैक्टिक्स आपने सिमुलेशन करनी होती है नियर वॉर लाइक सिनेरियो, जंग शुरू होने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक फिजाइया के पायलट्स उड़ रहे थे उस वक्त किसी भी रोल में, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग में, जैमर्स में, इंटीग्रेशन में, साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबके सब ने ये 85-85, 90-90 जहाज देखे हुए थे उड़ते हुए। ये नहीं था कि उस दिन हिंदुस्तान ने हमें सरप्राइज दिया था कि ऐसे कैसे लगते हैं, इनको कंट्रोल या मैनेज या कंटेस्ट या फाइट कैसे किया जाता है। तो ये पीस टाइम में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फिर सरप्राइजेस नहीं होते। वो मैंने जब मैं कैडेटशिप में रिसालपुर एकेडमी में गया पहली दफा, तो एक दीवार पर लिखा हुआ था, उस पर लिखा था जो मुझे आज भी याद है, उस पर लिखा हुआ था द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यू हैव टू स्वेट इन पीस। ज़बरदस्त सर। अभी ये रिसेंटली जो ईरान के हवाले से इंफॉर्मेशन सामने आ रही हैं, कभी कहा जाता है, अमेरिका की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हमने उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी, स्पेसिफिकली फर्दो, अस्फहान और दूसरी। लेकिन बाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस की, पेंटागन की गालबन रिपोर्ट्स आती हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी उस साइट पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी नहीं यूज़ किए गए। तो आपको सर कितना रैशनल लगता है ये क्लेम के डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है? उमर, जो उन्होंने टनेज अनाउंस की थी, जो B-2 जहाज अनाउंस किए थे, मुझे उसका वेपन कैरिंग, लोड कैरिंग कैपेबिलिटी पता थी, और जो उन्होंने बॉम्ब बताए थे अपने बंकर बस्टर, उनकी भी टनेज पता है, जो उन्होंने टॉमाहॉक मारे उसकी भी मैंने पढ़ी है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था तो मैंने उसी दिन, जब अमेरिका ने क्लेम किया था कि हमने न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया, तो मैं उस दिन से आज तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो चुके हैं कंप्लीटली, या इस हद तक चले गए कि 30-40 साल या 25 साल या 20 साल पीछे चले गए। मेरा उस दिन भी मानना नहीं था जिस दिन ये टनेज गिराई गई थी, मेरा आज भी मानना नहीं है, और वक्त साबित करता रहेगा, बेहतर सबूत आते रहेंगे जिससे हम और क्लियर हो जाएंगे। जहां तक ये देखिए, ये जो बॉम्ब्स फेंके गए थे, हमें जहन में रखना चाहिए कि जब ये कोई भी कौम इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, ईरान जैसे बनाना चाहता है न्यूक्लियर, जब वो बॉम्ब बनाना सोचता है न्यूक्लियर बनाने का या न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने का, तो उसको डे 1 से पता होता है कि इस पर बॉम्बिंग होनी है, और नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं होनी। ये कोई शॉपिंग प्लाजा नहीं होता जब आप हैरान हो जाएंगे कि हमने तो शॉपिंग प्लाजा बनाया था। ये न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, इसको बहुत गहरा जमीन में बनाया जाता है। अभी कंफर्म हो रहा है कि 90 मीटर अंदर थे, जो तकरीबन 300 फुट बनता है, जो बंकर बस्टर की ओरिजिनल कैपेसिटी से डबल है तकरीबन। तो उनको पता था कि ये टनेज गिरनी है, उनको पता था कि हमने प्रोटेक्शन लेनी है, और मैं तकरीबन 2005 से पढ़ता आ रहा हूँ ये जो इनका फर्दो का प्लांट है, खास तौर पर ये बड़ा है, कुम के पास है, स्पिरिचुअल इनको एलिमेंट भी उधर है, तो ये उस वक्त से पता था कि तकरीबन 300 फुट नीचे है, ये बहुत बड़ा चट्टान है, बड़ी पथरीली, उनके कंपाउंड है पूरे का पूरा उनमें फैला हुआ, जो नेटवर्क कनेक्टेड है जमीन से अंदर से। अब इतना बड़ा कंपाउंड जो कनेक्टेड हो, चट्टानों के नीचे हो, 300 फुट नीचे हो, उसको आप 6 जहाजों की बमबारी से, चाहे वो 40,000 पाउंड बॉम्ब के इक्विवेलेंट बॉम्ब ले जा सकते हैं। मेरा मानना उस वक्त भी नहीं था, मैं आज भी नहीं समझता कि वो तबाह हो गया होगा। डैमेज हो सकता है पॉसिबली, बट रिकवर किया जा सकता है। और दूसरी एक और लास्ट पॉइंट इस पे ये है कि उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम जो कहते थे, लोग कहते हैं या इंटरनेशनल सोर्सेज कुछ कहते हैं कि उन्होंने 60% एनरिच कर लिया था, और शायद 400 किलो उनके पास अवेलेबल भी था। जाहिर है कि कोई भी जी शऊर शख्स या कौम या साइंटिस्ट उसको बहुत पहले निकाल कर ले गए होंगे वहां से, उनको पता था कि हमला होना है यहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको मिशन को मैं ओवरऑल एक सक्सेस काउंट करूंगा, ये वक्त बताएगा, तो फिर शायद ज्यादा प्रूफ बेहतर आएंगे। सर थैंक यू सर आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।